वेलकम एवरीवन टू द मेड पार्टनर। आज हम बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में। सो ग्लाइकोलिसिस सिंपली मीन्स द लाइसिस ऑफ ग्लूकोज, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज गोइंग देयर, यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जितना भी ग्लूकोज हम ले रहे हैं डाइट के रूप में, वो सब हमें ऑक्सीडाइज करना है, कैटाबोलाइज करना है फॉर आवर एनर्जी नीड्स। तो हर टिश्यू में एनर्जी की नीड है, इसलिए ग्लाइकोलिसिस ऑलमोस्ट एवरी टिश्यू में होगा। और पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली हम बात करें तो हर टिश्यू के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है। ये ग्लाइकोलिसिस बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशंस में होगा। अब होता क्या है कि बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत सारी साइकिल्स एंड रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे। हम क्वेश्चन एंड आंसर्स के फॉर्मेट में पढ़ेंगे। हम साइकिल पे भी जाएंगे बट एक लिमिटेड अमाउंट में, जितना हमें रिक्वायर्ड होगा। सो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि डिफेक्ट इन द ग्लाइकोलिसिस लीड्स टू अनीमिया, वाई? यदि ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में डिफेक्ट हो जाता है तो अनीमिया क्यों होगा? तो इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक है। हम जानते हैं कि आरबीसी जो है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया यदि एब्सेंट होगा तो टीसीए एंड ईटीएस जो हैं, जो आपने 12th में पढ़े होंगे, वो नहीं चलेंगे, क्योंकि दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में चलते हैं। यदि टीसीए एंड ईटीएस नहीं चल रहा है तो एनर्जी का हमारे पास एकमात्र सोर्स आरबीसी के पास ग्लाइकोलिसिस है। एंड ग्लाइकोलिसिस में डिफेक्ट होने के कारण ग्लाइकोलिसिस तो एब्सेंट हो गया। दैट्स वाई एटीपी भी नहीं बनेगी। जब एटीपी नहीं बनेगी तो आरबीसी के ऊपर, आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर जो सोडियम पोटेशियम पंप हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं, वो भी काम नहीं करेंगे। जब सोडियम पोटेशियम पंप काम नहीं करेंगे तो जो आरबीसी जो है उसके अक्रॉस आयंस का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, और आयंस का ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ तो ऑस्मोलरिटी मेंटेन नहीं रहेगी। इसके कारण जो बाइकॉन्केव शेप है आरबीसी की वो डिस्टर्ब हो जाएगी, एंड दैट लीड्स टू अर्ली लाइसिस एंड रिजल्टिंग इनटू अनीमिया। सो बेसिकली ग्लाइकोलिसिस के डिफेक्ट के कारण एनर्जी की एब्सेंस में सोडियम पोटेशियम पंप काम नहीं करेंगे, जिसके कारण बाइकॉन्केव शेप मेंटेन नहीं रहेगी, एंड दैट लीड्स टू अनीमिया इन द आरबीसी। दैट्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं एक ओवरव्यू की तरफ। टोटल हम ओवरव्यू लेते हैं ग्लाइकोलिसिस के पाथवे का। तो यदि हम ग्लाइकोलिसिस के अंदर देखें तो बेसिकली 10 स्टेप्स की प्रोसेस होती है। इसके अंदर 2 फेजेस होते हैं, एक होता है प्रिपरेटरी फेज एंड सेकंड इज पे ऑफ फेज। प्रिपरेटरी फेज में एटीपी का कंजप्शन होता है। पे ऑफ फेज में क्या होता है? एटीपी प्रोड्यूस होती है। प्रिपरेटरी फेज बेसिकली फॉस्फोराइलेशन फेज है, वहीं पे ऑफ फेज जो है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन फेज है। अभी हम देखते हैं, यदि जो टोटल 10 स्टेप्स की बात करें तो उसके अंदर फर्स्ट एंड जो थर्ड स्टेप है ग्लाइकोलिसिस की, उसमें एटीपी का यूज़ होता है। ये चीज़ें आपको क्रैम करनी पड़ेंगी, फर्स्ट एंड जो थर्ड स्टेप है। और क्रैम भी ऐसे नहीं करनी पड़ेंगी। यदि आप खुद देखोगे तो जैसे हम देखते हैं ग्लाइकोलिसिस की स्टेप देखते हैं, फर्स्ट वाली स्टेप देख रहे हैं, इसके अंदर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी कि एक फॉस्फेट ऐड हो गया। दैट मीन्स कहाँ से आया होगा? एटीपी से। तो एक फॉस्फोरस यहाँ एटीपी से आ गया। देन अगेन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट था, थर्ड स्टेप में फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना। एक एटीपी फिर से चाहिए होगी, क्योंकि एक फॉस्फेट और जुड़ गया है। तो हमारे पास फर्स्ट एंड जो थर्ड स्टेप है उसके अंदर एटीपी यूज़ होती है। देन 4 एटीपी प्रोड्यूस होती है हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल पे। 4 एटीपी कहाँ प्रोड्यूस होती हैं? 2 एटीपी प्रोड्यूस होती हैं जब हमारे पास 1,3 बाइफॉस्फोगिल्सरेट जो है वो 3 फॉस्फोगिल्सरेट में कन्वर्ट होता है, यानी कि 1,3 बाई पीजीए जब 3 पीजीए में कन्वर्ट होता है तो 2 एटीपी यहाँ प्रोड्यूस होती हैं। और 2 एटीपी प्रोड्यूस होती हैं लास्ट स्टेप में, जब पैप जो है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो है वो पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है, तो 2 एटीपी हमारे पास यहाँ प्रोड्यूस होती हैं। तो यदि हम सबस्ट्रेट लेवल पे देखें इस रिएक्शन के अंदर तो टोटल हमारे पास 4 एटीपी प्रोड्यूस हो रही हैं। एंड हम देखें तो हमारे पास 2 NADH2 प्रोड्यूस हो रहे हैं इन कन्वर्जन ऑफ व्हाट 3 PGA टू 1,3 बाई PGA, यानी कि जब हम एल्डिहाइड का एसिड में ऑक्सीडेशन कर रहे हैं उस टाइम पे NAD प्लस रिड्यूस हो जा रहा है NADH2 में, तो 2 NADH2 हमारे पास यहाँ बन रहे हैं। टोटल यदि हम एनर्जेटिक्स की बात करें यदि ग्लाइकोलिसिस की, तो 4 एटीपी हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल पे प्रोड्यूस हुए। वहीं NADH2 जो है, एक NADH2 2.5 एटीपी प्रोड्यूस करता है, 2.5। तो इससे हमारे पास टोटल 5 एटीपी से आ गया। 5 + 4 जो है 9 एटीपी हमारे पास आ गए यहाँ से। 2 एटीपी हमारे पास कंज्यूम हो गए फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप में। नेट प्रोडक्शन होता है ग्लाइकोलिसिस में 7 एटीपी का। इतना ओवरव्यू हमें रखना है। उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि बेसिक स्टेप्स, क्योंकि हम ये 12th क्लास में पढ़ते हैं तो ग्लाइकोलिसिस की मेजरली जो स्टेप्स हैं हमें याद रहती हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। इस टाइम पे जो है एंजाइम काम में आता है हेक्सोकाइनेज। सबसे ज़्यादा हम हेक्सोकाइनेज एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, एंड देन जो है फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनता है, तो एक एंजाइम काम में आता है फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, दैट इज PFK1, एंड दिट इज रेट लिमिटिंग स्टेप।
तो आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि जो PFK1 वाली जो स्टेप है, जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनता है, तो ये वाली जो स्टेप होती है ये रेट लिमिटिंग स्टेप है। इससे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है। बेसिक प्रोसेसेस 12th में आपको याद रहती हैं तो वो याद रखिए। उसके बाद फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है इसमें वो होता है पायरुवेट। पायरुवेट काइनेज की हेल्प से बनता है एंड फाइनली पायरुवेट बनता है। एंड सेकंड लास्ट जो एक एंजाइम होता है इनोलेज, इसकी नीड हमें पड़ेगी, इससे क्वेश्चन हम डील करेंगे। सो सेकंड लास्ट स्टेप में हमारे पास एक एंजाइम चाहिए होता है इनोलेज, जो 2PGA को कन्वर्ट करता है फोस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर, पैप के अंदर। सो दिस इज द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ ग्लाइकोलिसिस। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा पहला एंजाइम, जो फर्स्ट एंजाइम जो अभी हमने पढ़ा, फर्स्ट स्टेप के अंदर जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है हेक्सोकाइनेज, एक फॉस्फोरस ऐड करने के लिए, उस एंजाइम में यहाँ पे दो एंजाइम काम में आ सकते हैं। इस फर्स्ट स्टेप के बारे में हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोकाइनेज वर्सेज हेक्सोकाइनेज। सो ग्लूकोकाइनेज एंड हेक्सोकाइनेज दोनों जो एंजाइम्स है ना, दोनों रिक्वायर्ड होते हैं हमारे पास, दोनों से हमारी फर्स्ट स्टेप चल सकती है। लेकिन डिफरेंस क्या है, हमें ग्लूकोकाइनेज अलग से कब चाहिए और हेक्सोकाइनेज अलग से कब चाहिए। तो बेसिकली जैसा कि नाम बोल रहा है कि ग्लूकोकाइनेज मीन सिर्फ ग्लूकोज से लेना देना है इसको, वहीं हेक्सोकाइनेज जो है वो हर 6 कार्बन की शुगर से कुछ लेना देना है। सो ग्लूकोकाइनेज जो है वो सिर्फ ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा, हेक्सोकाइनेज जो है हर हेक्सो शुगर को हेक्सोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। ग्लूकोकाइनेज की यदि हम पर्टिकुलरली बात करें तो ये एक्टिवेट होता है इन द फेड स्टेट, यानी कि जब आपने खाना खा लिया उसके बाद जब ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा है आपकी बॉडी में, तब ग्लूकोकाइनेज काम करना स्टार्ट करता है, यानी कि हाई ग्लूकोज की प्रेजेंस में काम कर रहा है। जब इंसुलिन लेवल बढ़ जाएगा, जब ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो ग्लूकोज के बढ़ने के बाद उसको मेंटेन करने के लिए इंसुलिन भी हाई होगा एंड उस इंसुलिन के रेस्पॉन्स में ये ग्लूकोकाइनेज सीक्रेट होता है। तो बेसिकली इन द फैट स्टेट एक्टिवेट होता है। हेक्सोकाइनेज एट लो लेवल ऑफ ग्लूकोज पे भी चलता रहता है, लेकिन ग्लूकोकाइनेज तभी काम करता है जब ग्लूकोज लेवल हाई होते हैं, और इस दौरान इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं कि ये एक इंड्यूसिबल टाइप ऑफ एंजाइम है, यानी कि हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज की प्रेजेंस में इंड्यूस हो रहा है, वरना इनएक्टिव स्टेज में है। वहीं हेक्सोकाइनेज जो है ऑलवेज इंड्यूसिबल है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ग्लूकोकाइनेज सिर्फ ग्लूकोज की हाई कंसंट्रेशन में स्टिमुलेट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज के टुवर्ड्स उसकी एफिनिटी जो है वो कम है, और यदि किसी की एफिनिटी कम है दैट मीन्स उसका जो Km है वो हाई होगा। तो ग्लूकोकाइनेज जो है उसका Km हाई होता है, वहीं हेक्सोकाइनेज का Km लो होता है। एंड फाइनली हम बात करेंगे कि इसकी जो साइट होती है ग्लूकोकाइनेज की, ये लीवर एंड बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास में ही मिलता है, तो वहीं पे ग्लूकोकाइनेज यूज़ होता है। अदर टिश्यूज़ में हम यूज़ करते हैं हेक्सोकाइनेज का। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था ग्लूकोकाइनेज एंड हेक्सोकाइनेज। वाइवा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बेसिकली थ्योरी एग्जाम में भी आ सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोकाइनेज की यदि डिफिशियंसी हमारे पास हो जाती है तो डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ एंड स्पेसिफिकली बात करूं तो MODY टाइप 2, दैट मीन्स मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ टाइप 2। इसके पीछे का रीज़न क्या है? सो ग्लूकोकाइनेज की डिफिशियंसी होगी तो खुद सोचो कि ग्लूकोकाइनेज की डिफिशियंसी होगा क्या। ग्लूकोकाइनेज जो है वो एक ग्लूकोज सेंसर की तरह काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि सेंस करता है किसका, ग्लूकोज की प्रेजेंस का। क्योंकि ग्लूकोकाइनेज तभी एक्टिवेट हो रहा है जैसा कि हमने स्टडी किया जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज का सेंसर की तरह काम करता है ग्लूकोकाइनेज। सो ग्लूकोकाइनेज एक्ट एज ए ग्लूकोज सेंसर। जब ग्लूकोज हाई हुआ तो ग्लूकोकाइनेज हाई हो गया। ग्लूकोकाइनेज हाई हुआ तो ATP का प्रोडक्शन हुआ, एंड ATP का प्रोडक्शन हुआ क्योंकि बेसिकली ग्लाइकोलिसिस चली, ATP का प्रोडक्शन हुआ, और ATP के प्रोडक्शन से स्टिमुलेट होता है इंसुलिन का सीक्रेशन। ATP यदि ज़्यादा प्रोड्यूस हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन बनेगा, इंसुलिन का हार्मोन का सीक्रेशन ज़्यादा होगा, और इंसुलिन जो हार्मोन है वो फाइनली क्या करेगा, ग्लूकोज को फाइनली अपने लेवल पे मेंटेन कर देगा। तो बेसिकली हो क्या रहा था इन द नॉर्मल स्टेट कि ग्लूकोकाइनेज ग्लूकोज को सेंस करता था, एंड हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को सेंस करने के बाद ग्लूकोकाइनेज ATP प्रोड्यूस करवाता था जो इंसुलिन का सीक्रेशन करवाती थी। इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को वापस मेंटेन करता था। लेकिन क्योंकि अब हमारे पास ग्लूकोकाइनेज में डिफेक्ट हो गया है, तो ग्लूकोकाइनेज के डिफेक्ट के कारण इंसुलिन का सीक्रेशन जो है वो नहीं होगा, एंड दैट्स वाई हमारे पास जो है ग्लूकोज लेवल है वो हमेशा एलिवेटेड रहेगा। इसके कारण जो डायबिटीज़ होता है उसे हम बोलते हैं मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ टाइप 2। अब मूव करते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि सोडियम फ्लोराइड ऑक्सलेट का मिक्सर यूज़ करते हैं इन द ब्लड ग्लूकोज
एस्टिमेशन, जब हम ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए एक सैंपल लेते हैं तो वो जो वायल होती है उसके अंदर हम सोडियम फ्लोराइड ऑक्जेलेट का मिक्सर यूज़ किया जाता है। ऐसा क्यों? सोडियम फ्लोराइड ऑक्जेलेट का मिक्सर क्यों यूज़ करते हैं हम? तो बेसिकली होता क्या है कि जब हम ग्लूकोज लेते हैं इस सैंपल के अंदर तो कुछ देर के लिए वहाँ पे सब आरबीसीज वगैरह इकट्ठा रहेंगी, तो वो आरबीसीज डब्ल्यूबीसी जो है वो ग्लूकोज को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देती हैं। इसके कारण जो एग्जैक्ट ग्लूकोज का लेवल है आपकी ब्लड में वो मेज़र नहीं हो पाता टेस्ट में, बल्कि कुछ कम आता है। तो हम क्या करें ऐसा कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी इनको रोक दें, किससे? ग्लूकोज के कंजप्शन से। इनका एक ही तरीका है कि इनकी ग्लाइकोलिसिस रोक दी जाए। तो इनका जो ग्लाइकोलिसिस इनिबिटर है वो है फ्लोरीन। ये जो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन जो है ये इनोलेज एंजाइम, मैंने आपको बोला था कि जो सेकंड लास्ट स्टेप है ये वाली इंपॉर्टेंट है हमारी, क्योंकि हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये जो इनोलेज एंजाइम है इसका इनिबिटर होता है फ्लोरीन। जब फ्लोरीन इसको इनिबिट कर देगा तो ग्लाइकोलिसिस नहीं होगी, और ग्लाइकोलिसिस नहीं होगी तो आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी ग्लूकोज को कंज्यूम नहीं करेंगी। तो हमारे पास एग्जैक्ट डेटा आ जाएगा ग्लूकोज का जितना ब्लड में है। तो वही हम देख रहे हैं कि फ्लोरीन जब हाई अमाउंट में होगा, जब सैंपल के अंदर होगा, तो इनोलेज जो है उसको इनिबिशन हो जाएगा एंड ग्लाइकोलिसिस नहीं चलेगी, जिस कारण आरबीसी डब्ल्यूबीसी कंज्यूम नहीं करेंगे ग्लूकोज की। हमारे पास करेक्ट मेजरमेंट आएगा ग्लूकोज का। नाउ मूव करते हैं हम एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस की प्रेजेंस में, कि जब एनारोबिक कंडीशन होती है तब ग्लाइकोलिसिस कैसे होती है। तो एनारोबिक स्टेट के अंदर होता क्या है कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट के अंदर। ये बेसिक ग्लाइकोलिसिस चल रही है, लेकिन पायरुवेट जो है वो वापस, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो फर्दर टीसीए या फिर ईटीएस में नहीं जाएगा, पायरुवेट वापस कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट के अंदर, क्योंकि एनएडीएच बहुत ज़्यादा हाई है ड्यू टू एनारोबिक कंडीशन। तो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा एनारोबिक कंडीशन में। तो जब भी एनारोबिक कंडीशन होती है, ये कंडीशन कब होती है? स्टेनस एक्सरसाइज जब आप करते हैं, मसल्स के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। मसल्स के अंदर जो है वो पायरुवेट जो है ग्लाइकोलिसिस चलती है, देन फाइनली पायरुवेट जो है कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट के अंदर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी के कारण एनारोबिक कंडीशन में। सो नाउ मैं मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज एल्कोहल कोजेज हाइपोग्लाइसीमिया। ऐसा क्यों है कि जब जब अल्कोहल का कंजप्शन होता है तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है? इसके पीछे का लॉजिक क्या होगा? तो एक्चुअली में क्या होता है कि जितनी भी अल्कोहल हम हमारी बॉडी में कंज्यूम कर रहे हैं वो अल्कोहल मेटाबोलाइज होगी, और मेटाबोलाइज होने के लिए डिटॉक्सीफाई या मेटाबोलाइज होगी। तो कैसे होगी? सबसे पहले अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाएगा एल्डिहाइड में, एंड एल्डिहाइड को फाइनली बना दिया जाएगा एसिड, एंड एसिड जो है वो एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो हमारे पास एसिड जो है वो फिर फर्दर टीसी साइकिल में चला जाता है। सो हमारे पास बेसिकली एक तरीका है अल्कोहल को कंज्यूम करने का, मेटाबोलाइज करने का, और इस तरीके के दौरान हम अल्कोहल का कंटिन्यूसली ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड टू एसिड। जब हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं अल्कोहल का तो हमारे पास कुछ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स फॉर्म हो रहे हैं NADH। ये जो NADH फॉर्म हो रहे हैं इसके कारण NADH प्लस टू NAD प्लस रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जा रहा है। ये हाई NADH टू NAD प्लस रेशियो जो है वो इनहिबिट करता है ग्लाइकोलिसिस को एंड TCA साइकिल को। इसे बोलते हैं प्रोडक्ट इनिबिशन, क्योंकि फाइनली हम ग्लाइकोलिसिस और TCA में निकाल क्या रहे हैं? हम NADH बना रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस में हमने देख लिया। TCA में आपको याद होगा 12th क्लास से कि हम NADH प्लस प्रोड्यूस होता है। तो जब हम NADH इतना ज़्यादा बन गया तो नीड नहीं है, तो फाइनली NADH ही जाकर इनिबिट कर देता है दोनों ग्लाइकोलिसिस एंड TCA को। तो क्योंकि NADH टू NAD प्लस रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है तो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस एंड TCA साइकिल नहीं चलेंगी, और इसके कारण जितना भी पायरुवेट है वो अक्यूमुलेट होता जाएगा। वो अक्यूमुलेट होगा तो लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं चलेगी। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्यों नहीं चलेगी हम बात करेंगे जब हम ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, एंड दैट लीड्स टू हाइपोग्लाइसीमिया। फाइनली एक और क्वेश्चन आता है जो पूछते हैं कि रेगुलेशन कैसे होता है। हालांकि इतना फ्रीक्वेंट नहीं है, लेकिन ये वाला जो मैकेनिज्म है इसका रोल प्ले होता है जब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज हमारी बॉडी में कैसे बैलेंस्ड रहता है। उस केस में हमारे पास इस मैकेनिज्म का यूज़ होता है। तो हम रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज देखेंगे बहुत सिंपल तरीके से। सो देखते हैं रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस में देखना यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा कि दो तरीके हैं हमारे पास, एक हार्मोनल रेगुलेशन होता है, एक एलोस्टेरिक रेगुलेशन होता है। हार्मोनल जो रेगुलेशन है वो कोवेलेंट मॉडिफिकेशन से होता है। ग्लूकोज की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास हार्मोन, हमारी जो
टंग पे हैं वो दो ही हार्मोन आते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। तो बस उन्हीं दो हार्मोन्स का पूरा रोल है। सबसे पहले देखते हैं कि जब हमारे पास वेल फेड स्टेट में जब हमने खाना खा लिया तो देखो होगा क्या, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हाई होगा, ग्लूकोज हाई होगा तो उसको मेंटेन करने के लिए इंसुलिन टू ग्लूकागोन रेशियो हाई होगा। वहीं यदि हम देखते हैं कि जब हमारे पास फास्टिंग की स्टेट है, फास्टिंग स्टेट में हमारे पास क्या होगा कि ग्लूकोज कम है हमारे पास, फास्टिंग स्टेट में हमारे पास क्या है, ग्लूकोज कम है। जब हमारे पास ग्लूकोज कम है तो हमारे पास क्या होगा कि ग्लूकागोन उसको हाई करने के लिए ग्लूकागोन का अमाउंट बढ़ जाएगा। ग्लूकागोन जो है उसका मैकेनिज्म ये होता है कि वो साइक्लिक एडिनाइल साइक्लेज पे काम करता है। एडिनाइल साइक्लेज जो है वो प्रोड्यूस करता है साइक्लिक एएमपी सेकेंडरी मैसेंजर फ्रॉम द एटीपी, यानी कि ग्लूकागोन आया और एडिनाइल साइक्लेज पे बाइंड कर गया, यहाँ से सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस हुआ साइक्लिक एएमपी। ये जो साइक्लिक एएमपी है ये मैसेज कन्वे करता है फर्दर किसको, प्रोटीन काइनेज को, ये एक्टिवेट कर देता है प्रोटीन काइनेज को। जितने भी काइनेज हैं, जहाँ पे भी काइनेज वर्ड आता है, काइनेज का मतलब है कि वो फॉस्फोरस का एडिशन करेगा किसी भी एंजाइम के ऊपर। तो यहाँ से ग्लूकागोन ने इसको सिग्नल दिया एडिनाइल साइक्लेज को, एडिनाइल साइक्लेज ने साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेट किया एंड साइक्लिक एएमपी ने जो है वो एक्टिव प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट किया। एक्टिव प्रोटीन काइनेज जैसा कि नाम में काइनेज है तो फॉस्फोरस ऐड करेगा, तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। इस फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज पे फॉस्फोरस का एडिशन कर देता है। जब फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज पे फॉस्फोरस का एडिशन हो जाता है तो ये जो PFK2 है ये इनएक्टिव स्टेट में हो जाता है। जब ये इनएक्टिव हो जाएगा तो फ्रुक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट जो है इसका एक्टिवेशन नहीं होगा, फ्रुक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट का एक्टिवेशन नहीं होगा। तो फाइनली ये जो स्टेप है जिसको हम बोल रहे थे कि ये वाली जो स्टेप है ये रेगुलेटरी स्टेप है, ये वाली स्टेप का प्रमोशन नहीं होगा, ये वाली स्टेप का जो इंक्रीमेंट है एक्टिविटी में वो नहीं होगा। आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे, अब एक सिंपल तरीके से देखते हैं। सिंपल यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम कि ये जो ग्लाइकोलिसिस की एक स्टेप थी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का बनना, ये वाली जो स्टेप है इसका स्टिमुलेटर होता है एक जिसे बोलते हैं हम फ्रुक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट। फ्रुक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट यदि हाई हो तो ये वाली रिएक्शन स्टिमुलेट हो जाती है। फ्रुक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट जो है वो खुद स्टिमुलेट होता है PFK2 से, PFK2 से, और PFK2 जो है वो स्टिमुलेट होता है डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में, जब उसके पास फॉस्फोरस एब्सेंट होता है तब। तो बेसिकली क्या होगा, वेल फेड जो स्टेट होगी जब ग्लूकोज जो है वो हाई होगा तो इंसुलिन मेंटेन करने के लिए ज़्यादा सीक्रेट होगा, ग्लूकागोन कम होगा, तो फाइनली इंसुलिन टू ग्लूकागोन रेशियो ज़्यादा होगा और इसके कारण साइक्लिक एएमपी जो है वो कम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इंसुलिन जो है वो इंसुलिन एक फोस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम को सीक्रेशन करवाता है। फोस्फोडाइएस्ट्रेज, ये फोस्फोडाइएस्ट्रेज जो एंजाइम है ये तोड़ देता है साइक्लिक एएमपी को, ब्रेक कर देता है। जब साइक्लिक एएमपी नहीं रहेगा इंसुलिन टू ग्लूकागोन रेशियो हाई होने के कारण, तो डीफॉस्फोराइलेशन जो है वो PFK2 का आसानी से हो जाएगा, क्योंकि साइक्लिक एएमपी जाके क्या करवा रहा था, PFK2 का फोस्फोराइलेशन करवा रहा था। जब फोस्फोराइलेशन ही हमने रोक दिया तो यानी डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में रहेगा एंड डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ PFK2। तो जब PFK2 डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में एक्टिव रहेगा तो फ्रुक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट जो है वो ज़्यादा बनेगा। यदि ये एक्टिवेट रहेगा तो ग्लाइकोलिसिस एक्टिवेट रहेगी। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि जब जब ग्लूकोज ज़्यादा रहे तब तब हमें ग्लाइकोलिसिस को प्रमोट करना है बाय दिस इंसुलिन टू ग्लूकागोन मैकेनिज्म। जब जब ग्लूकोज कम रहे तो हमें ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट करना है। ये था हमारा हार्मोनल रेगुलेशन। अब बात करते हैं हम सेकंड एलोस्टेरिक रेगुलेशन। एलोस्टेरिक रेगुलेशन में क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर कंपाउंड होता है वो आकर एंजाइम को या तो प्रमोट करवाता है उसकी एक्टिविटी को या इनहिबिट करवाता है। अब ये जो एलोस्टेरिक्स होते हैं ये खुद सबस्ट्रेट हो सकते हैं, खुद प्रोडक्ट हो सकते हैं रिएक्शन के। जितने भी दिए हैं वो यहाँ दिए हुए हैं, जैसे कि हेक्सोकाइनेज का जो है वो ATP एलोस्टेरिक इनहिबिटर का काम करता है। PFK1 जो है उसके केस में आपको देखने को मिलेगा ATP सिट्रेट, लो पीएच, ये सब जो है इनहिबिटर होते हैं। ATP सब कहीं इनहिबिटर है, क्योंकि जब जब हमें ATP बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, तो जब हमारे पास ATP बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो हमें नीड नहीं है ग्लाइकोलिसिस करवाने की, इसलिए ATP जो है जब जब हाई होगी तब तक हम इन एंजाइम्स को इनहिबिट करेंगे। एंड जब सबस्ट्रेट हाई होंगे जैसे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट, ये सब जो है ये प्रोमोट करते हैं, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर हैं इन पर्टिकुलर ग्लाइकोलिसिस के रिएक्शंस के। नाउ अब हम एक क्वेश्चन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि यदि कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती है,
कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती है तो उसके कारण अनकॉन्शियस हो जाती है, ऐसा क्यों है? तो देख लीजिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब ब्लीडिंग हो रही होगी तो क्या होगा? ब्लड नहीं होगा। अच्छा, ब्लड नहीं होगा तो क्या होगा? ब्लड काम क्या होता है? ऑक्सीजन कैरी करना। तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो गई तो एरोबिक कंडीशन में तो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता। तो अब एकमात्र तरीका है हमारे पास ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने का, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। जब ग्लूकोज हमारे पास नहीं होगा, ग्लाइकोलिसिस भी नहीं चलेगी, तो हमारे पास जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का वो क्या है? प्राइमरी सोर्स हमारे पास एनर्जी का जो है ग्लूकोज के लिए, ब्रेन के लिए, वो ग्लूकोज है। जब ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो हमारे पास अनकॉन्शियस हो जाएगा। नाउ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइवा के लिए भी एंड थ्योरी के लिए भी बहुत ज़्यादा, कि फेट्स ऑफ पायरुवेट, यानी कि पायरुवेट का फ्यूचर क्या है? पायरुवेट किस किस चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है? पहली चीज़ पायरुवेट कन्वर्ट हो सकता है, जो हम जानते हैं, जो हमने 12th क्लास में पढ़ा था, वो है कि पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है लिंक रिएक्शन के थ्रू बाय पीडीएच कॉम्प्लेक्स। लिंक रिएक्शन हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे, पीडीएच कॉम्प्लेक्स हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि अलग से क्वेश्चन आता है पीडीएच कॉम्प्लेक्स पे। लेकिन अभी हम फेट पढ़ रहे हैं, तो जो 12th क्लास में हमने पढ़ा कि पायरुवेट जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है पीडीएच कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में, वही हम पढ़ रहे हैं। तो पायरुवेट जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में बनाता है, एसिटाइल कोएंजाइम में फर्दर टीसीए में चला जाता है, या फिर फैटी एसिड सिंथेसिस भी एसिटाइल कोएंजाइम में से हो जाती है। तो एक फेट हमारे पास ये हो गया। दूसरा फेट लैक्टिक एसिड साइकिल के अंदर पायरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड बना सकता है इन द ऑक्सीजन की डिफिशियंसी। देन उसके बाद हम बात करते हैं पायरुवेट जो है वो इथेनॉल बना लेगा। पायरुवेट जो है वो पहले एसिटाल्डिहाइड बनाएगा एंड एसिटाल्डिहाइड से इथेनॉल। ये चलता है यीस्ट वगैरह के अंदर। ये जो है इथेनॉल का बनना, लैक्टेट का बनना और एसिटाइल कोएंजाइम, ये हमने 12th में पढ़े हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? ग्लूकोनियोजेनेसिस की, यानी कि पायरुवेट जो है वो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज नाम के एक एंजाइम के प्रेजेंस में, कार्बोक्सिलेज मीन समथिंग कार्बन ऐड हुआ है। पायरुवेट की बात करें तो 3 कार्बन का था, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड हमारे पास 4 कार्बन का होता है, मतलब एक कार्बन ऐड हो गया। तो पायरुवेट से हम ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये जो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, क्योंकि ये कार्बोक्सिलेज है तो जितने भी कार्बोक्सिलेज एंजाइम होते हैं उन सब के कोएंजाइम की तरह काम करता है बायोटिन, एंड एसिटाइल कोएंजाइम इसे एक्टिवेट होता है। बात आपको ध्यान रखनी है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस की ये पहली स्टेप है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो पहली स्टेप है, जिसमें पायरुवेट का कार्बोक्सिलेशन करके 4 कार्बन का ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनाया जाता है, उसमें भी पायरुवेट जो है कन्वर्ट होता है। तो हमारे पास बेसिकली 4 फेट्स हो गए पायरुवेट के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही। सो थैंक यू, आज का वीडियो हम यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आरबीसी के कुछ बेसिक मेटाबॉलिक पाथवेज, जो अलग से क्वेश्चन आता है, हम बात करेंगे रैपापोर्ट-ल्यूब्रिंग साइकिल के बारे में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।